अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 है बायोलॉजिकल मेथड। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया कि मलेरिया को कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया, ये बीमारी कैसे पता चली कि मलेरिया ये कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम प्रॉपर प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसा मेथड जो यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? यूज टू सॉल्व मेथड यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 7 स्टेप्स हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, जानना कि क्या ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, इंसान बीमार होने लग पड़े थे। जब इंसानों में बीमारी आई तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि पहचान करना, किसी प्रॉब्लम से पहचान करवाना। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ऑब्जर्वेशन क्या मतलब है? टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व, किसी चीज को देखना, ठीक है, उसके बारे में सोचना, ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस से होती है, 5 सेंसेस की हेल्प से होती है। कौन सी 5 सेंसेस? टच, स्मेल, टेस्ट, हेयर एंड विजन। कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो इन 5 सेंसेस की मदद से होगी। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उससे क्या हुआ था, इंसानों को बुखार होने लग पड़ा था, बहुत तेज बुखार होने लग पड़ा था। उस बुखार की वजह से इंसान मरने लग पड़े थे। हम तक ये बात कैसे पहुंची? हमने सुना, हमने ऑब्जर्व किया। बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट का ब्लड लिया, उसको चेक किया, वीएन का इस्तेमाल किया, हमने हेयरिंग का इस्तेमाल किया और वीएन का इस्तेमाल किया। इन चीज़ों से हमने ऑब्जर्वेशंस बनाई। क्या ऑब्जर्वेशन बनाई? कि कोरोना वायरस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान और इन वर्ल्ड वाइड। कोरोना वायरस दुनिया में अमवात का सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। कौन सी 2 टाइप्स हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वर्ड ही बता रहा है, क्वांटिटी, ये क्वालिटी। ऐसी ऑब्जर्वेशन जो क्वांटिटी यानी मिकदार बताती हैं उन्हें कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे 2 ग्राम्स, 5 लीटर्स, 789 kg, यानी कि जो अमाउंट बता रही है, जो क्वांटिटी बता रही है, वो कौन सी है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। और जो क्वालिटी बता रही है, जैसे मोर, लेस, वो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आया यानी कि नंबर का जिक्र आया, तो वो क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें नंबर नहीं आया, तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। समझ आ गई? ऑब्जर्वेशंस जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं।
एक जो ना उस स्टेटमेंट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हाइपोथेसिस। जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि अगर जो लोग भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहते हैं, जो ज़्यादा गैदरिंग में रहते हैं, उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको हमने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। कैसे? हमने स्टेटमेंट बनाई, कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग, कि भीड़ भाड़ की वजह से कोविड-19 फैलता है। जो हमने ऑब्जर्व किया था उसको हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, जब जो चीज़ हम ऑब्जर्व करें उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में आता है, पहली कैरेक्टरिस्टिक उसकी आती है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। It should be a general statement. It should be a tentative idea. ये एक सोच होनी चाहिए. It can be accepted and rejected. अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ठीक आता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है हमारे हाइपोथेसिस को, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। इन 3 सब स्टेप की समझ आ गई है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है, पहचान की कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो दरअसल है क्या ये बुखार आम बुखार है या कई खतरनाक बुखार है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो बुखार हो रहा है ये दरअसल गैदरिंग की वजह से हो रहा है। हमने उसको नाम दिया कोविड-19। हमने इसकी हाइपोथेसिस बनाई, कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग, कि हजूम में इकट्ठे होने से कोविड-19 फैलता है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? नेक्स्ट 4th स्टेप है इसका, डिडक्शन। 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप क्या है? डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन हाइपोथेसिस को इफ एंड देन के लॉजिक से लिखना, यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसमें हमने इफ एंड देन का लॉजिक लगाना है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट जो हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या बनाया था, कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग, ये हमने हाइपोथेसिस बनाया था। इस हाइपोथेसिस से अब हम डिडक्शन बना रहे हैं इफ एंड देन का लॉजिक यूज करके। कैसे? इफ कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग, if COVID-19 spread due to gathering, then all person involved in all person present in any sort of gathering should have कोविड-19। देखिए हमने यहाँ हाइपोथेसिस बनाई थी कि कोविड-19 स्प्रेड करता है गैदरिंग की वजह से। अब इस हाइपोथेसिस में हमने इफ और देन का लॉजिक यूज किया, ये इफ और ये देन का लॉजिक यूज किया है कि इफ कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग, कि अगर हजूम में इकट्ठे होने से कोविड-19 स्प्रेड करता है, देन ऑल द पर्सन प्रेजेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग शुड हैव कोविड-19। फिर हर वो बंदा जो किसी भी गैदरिंग में या किसी भी हजूम में इकट्ठा होता है उसमें उसको कोविड-19 से सफ़र करना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गई? जब हम हाइपोथेसिस पर इफ एंड देन का लॉजिक लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है? डिडक्शन। अब डिडक्शन को चेक करने के लिए साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। डिडक्शन को चेक करने के लिए साइंटिस्ट क्या परफॉर्म करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। वो क्या करते हैं?
वो दो तरह के लोगों को मुआयना करते हैं। एक वो लोग जो किसी गैदरिंग में रहते हैं, और एक वो लोग जो गैदरिंग के बगैर अकेले रहते हैं। ठीक है, फिर उनको उनके ब्लड को चेक किया जाता है, उनकी सिम्टम्स को चेक किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट्स की उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि ज़्यादातर जो लोग जो गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वही कोविड-19 से सफ़र करते हैं। ठीक है, या फिर वो ये क्या करेंगे, जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किसी गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहें जी हाँ, अगर वो कहेंगे हाँ हम गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, ठीक है, यानी कि वो हमारे डिडक्शन को, हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, प्रूफ कर रहा है, तो हमारी एक्सपेरिमेंट ठीक हुई। ठीक है, क्योंकि उसने हमारे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग था। हमने हमारे हाइपोथेसिस ने ये कहा था ना कि कोविड-19 गैदरिंग की वजह से होता है। तो जब उन्होंने साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने डिफरेंट पेशेंट्स के पास जाके कंफर्म किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया, मोस्टली उनमें से 90% लोगों ने यही बताया कि वो किसी ना किसी गैदरिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। मे बी दे वर इन शॉपिंग मॉल, दे वर इन स्कूल्स, दे वर इन मैरिज हॉल्स, बट दे वर इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग। ठीक है, अगर हमारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ करें हमारे डिडक्शन को या हमारे हाइपोथेसिस को, तो वो होता है एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि हमारा वो जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, जो रिजल्ट है, जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट हमने गेन किए हैं, उसको हम समराइज करते हैं। जो रिजल्ट हमने एक्सपेरिमेंटेशन से गैदर किए हैं, यानी कि हमने 100 बंदों को ऑब्जर्व किया, 100 बंदों को हमने क्वेश्चन किए हैं, उनमें से 97 ने ये कहा है कि हाँ वो किसी ना किसी गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। 3 ने कहा नहीं, हम गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। तो हमने समराइज ये किया कि 97% पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 आर इन्वॉल्व इन गैदरिंग। यानी कि जितने भी पेशेंट का हमने मुआयना किया है, उनसे हमें पता चला है कि 97% पेशेंट्स जो कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं वो किसी ना किसी गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। whereas the 3% per people were not involved in gathering, लेकिन उनके कोई फैमिली मेंबर थे जो गैदरिंग में गए हैं, वो वहाँ से कोविड लेके आए हैं, जो उन्होंने आगे इनको ट्रांसफर किया। ये हमने समराइज किया। बाद में जो रिजल्ट साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं उसको वो रिपोर्ट करते हैं। जो वो रिजल्ट्स निकालते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से, उनको वो रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट्स किस में करते हैं, वो मैगजीन्स में बताते हैं, वो न्यूज़ में बताते हैं, वो सेमिनार्स में बताते हैं, ताकि लोग अवेयर हो जाए कि ये जो कोविड-19 है ये किस तरह फैल रहा है, इसको फैलने से कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या सच में ये कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों एग्जिस्ट कर रही है। कि हमने ऑब्जर्व किया कि लोग ज़्यादातर वो कोविड-19 से बीमार हो रहे हैं जो गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। फिर उस ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। वो स्टेटमेंट क्या था, हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे हमने वो स्टेटमेंट बनाई कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग। अब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उस पर हमने इफ एंड देन का लॉजिक लगाया है। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उस पर हमने इफ एंड देन का लॉजिक लगाया है। जब हम इफ एंड देन का लॉजिक किसी हाइपोथेसिस पे लगाएं तो वो क्या बन जाती है, डिडक्शन। ठीक है, क्या बना, इफ कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू गैदरिंग देन ऑल द पर्सन प्रेजेंट इन एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग शुड हैव कोविड-19। यानी कि जितने भी लोग हैं, अगर कोविड-19 किसी हजूम में इकट्ठे रहने से फैलता है तो जितने भी लोग किसी भी किस्म की गैदरिंग में इन्वॉल्व हैं उनको कोविड-19 होना चाहिए। रिडक्शन को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और फॉर एग्जांपल इसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने या डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो 100 पेशेंट्स के पास गए हैं, उनसे पूछा क्या वो किसी भी तरह की गैदरिंग में इन्वॉल्व थे। 100 में से 97 पेशेंट्स ने ये कहा कि हाँ, या तो वो पार्टीज पे गए हुए थे, या शादियों पे गए हुए थे, या स्कूल्स कॉलेजेस या कहीं भी गए हुए थे जहाँ लोगों का हजूम था। और 3 ने कहा नहीं, हम किसी भी किस्म की गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। तो जाहिर है उनकी फैमिली में से कोई ऐसा बंदा होगा जो वो कोविड-19 कहीं से लेके आया है, किसी गैदरिंग से लेके आया है। इस रिजल्ट को, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हमने समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। क्या हमने किया
कि 97% पीपल वर इन्वॉल्व इन गैदरिंग, 97% people who are suffering from COVID-19 are involved in gathering, while the 3% people who are suffering from COVID-19 are not involved in gathering. फिर हमने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट समराइज किया था उसको हमने रिपोर्ट किया इन सेमिनार्स, इन न्यूज़ चैनल्स, इन न्यूज़पेपर्स, ताकि हम लोगों में अवेयर दिला सकें कि गैदरिंग की वजह से कोविड-19 फैल रहा है, तो गैदरिंग कम से कम की जाए। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद जब हमारा बार बार एक ही टॉपिक पे बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाए और रिजल्ट हमारा ट्रू हो, हमेशा हमारा रिजल्ट ट्रू हो, बार बार हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा हमेशा हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मान रहा है, उसको एग्री कर रहा है, तो वो बन जाता है थ्योरी। कुछ लोग थ्योरी भी कहते हैं, इसे कुछ थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जब बार बार साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आता है तो वो क्या बनता है, थ्योरी। फिर साइंटिस्ट फर्दर इस थ्योरी को चेक करते रहते हैं और पता चलता है कि अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही रिजल्ट आ रहा है जो काफी सालों से आ रहे हैं, तो वो बन जाता है लॉ। जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपको मालूम है ये एक ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है बायोलॉजी में लॉज की कमी है, बहुत कम लॉज हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में की, ऐसे ही है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा एवोल्यूशन आती है, चेंजेस आती हैं। उस एवोल्यूशन के बाद इंसान में चेंजेस आती हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक इंसान में ये चेंजेस आई है। सबसे पहले इंसान की हाइट रिड्यूस हुई है, अपेंडिक्स ने काम करना छोड़ दिए हैं। तो जिस चीज़ में चेंजेस आती हैं वो लॉ नहीं बन सकता। लॉ ऐसा फैक्ट होता है जिसको कोई चीज़ रिजेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मेंडल्स लॉ है, इसको कोई चीज़ रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन एवोल्यूशन के बाद इंसानों में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आती हैं। इसलिए बायोलॉजी में लॉज की कमी है, क्योंकि एवोल्यूशन आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन आती है, चेंजेस आती हैं। आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? सब समझ आ गया? अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपका लेक्चर पसंद आता है और समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।